नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद विपुल। आज आप सबका स्वागत है। बहुत घटना बहुल दिन है कल रात से, और कई सारे घटनाक्रम है जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत कुछ घटा, उसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पर भी देखने को मिला। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, और आपको साथ से पहले ये बता देते हैं कि मुख्य तौर पर वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं, कौन सी खबरें शामिल होंगी, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। और शुरुआत हालांकि करेंगे आज खरीफ की बुआई की खबर के साथ। बेहतर मानसून की बदौलत बुआई पिछले साल से 10% आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। समझने की कोशिश होगी किस फसल की कितनी बुआई हुई है। इसके अलावा सरकार देश में गाड़ियों के लिए फ्यूल इफिशिएंसी नियम बदलने जा रही है। अंशुमान सर से जानेंगे कि नए नियम आखिर में क्या होंगे और किस तरह के बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे वोडाफोन पर। खबर है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाये पर राहत देने के विकल्पों पर विचार कर रही है। अब ये विकल्प कौन से हो सकते हैं, इसका क्या असर देखने को मिलेगा। हालांकि शेयर बाजार में तो काफ़ी उछाल देखने को मिला, लेकिन आखिर में बाकी क्या कुछ वास्तविकता होगी, इसका विश्लेषण होगा थोड़ी देर में। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर घोषित कर दिया है। आज सुबह से इस खबर को लेकर के जो है लगातार चर्चाएं बनी हुई है, लेकिन सीज फायर लागू हुआ भी है या फिर नहीं, जानेंगे कि ट्रंप की घोषणा के आखिर में मायने क्या है और आगे चल करके ये घटनाक्रम किस तरीके से दुनिया भर को प्रभावित कर सकता है। तमाम डिटेल में डिस्कशन होगा, तो आज के एक विश्लेषण को आप सुनना मिस मत कीजिए। इसके अलावा आज से नीदरलैंड में नाटो संगठन की बैठक भी शुरू हो गई है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आज की इस बैठक में क्या हो सकता है और कहाँ पर टकराव संभव है। खाड़ी देश भी अब अपने यहाँ जो है इनकम टैक्स लगाने पर मजबूर होने लगे हैं, और इसकी शुरुआत हो रही है ओमान से। आखिर में ये क्या कुछ हो रहा है, अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स के लिए उनकी आखिर में क्या मजबूरी सामने दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में आज की शुरुआत बात करेंगे मानसून और खरीफ की खबर से करना चाहेंगे। मानसून के बेहतर होने का असर खरीफ की खेती पर पड़ा है। इस साल खरीफ फसलों की खेती पिछले साल के मुकाबले तेजी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कृषि मंत्रालय के ये आंकड़े बता रहे हैं कि 20 जून तक देश भर में करीब 138 लाख हेक्टेयर में खरीफ की खेती दर्ज की गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 10% आगे है। पिछले साल इस दौरान करीब 125 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। सर, कौन कौन सी फसलें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रगति देखने को मिल रही है सर? विपुल जी, बिल्कुल शुरुआती आंकड़े हैं खरीफ की सोइंग के बुवाई के, लेकिन बेहद उत्साहवर्धक हैं और बाजारों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आंकड़े संतोष देने वाले हैं, क्योंकि मानसून पूरे देश को कवर कर चुका है। जो ताज़े आंकड़े हमारे पास कृषि मंत्रालय से आए हैं, उसमें खरीफ का जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है पैडी, जो धान है, उसकी बुवाई में करीब 58% की 58% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। पल्सेस का रकबा भी बढ़ा है, पल्सेस की बुवाई भी बढ़ी है। ये संकेत दालों की बाजार के लिए अच्छा है और महंगाई के लिए भी पर नियंत्रण की दृष्टि से अच्छा है। कोर सीरियल्स की भी बुआई में बढ़ोतरी हुई है। ऑयल सीड्स का रकबा अभी कम है, लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल शुरुआत है खरीफ की बुआई की, तो उम्मीद है कि अगले पखवारों में ऑयल सीड्स की, तिलहन की बुआई बढ़ेगी। इसके साथ शुगर केन में हमें मामूली बढ़ोतरी दिखी है पिछले साल की तुलना में गन्ने की बुआई में। तो लगभग सभी प्रमुख फसलें अपनी रफ्तार पर हैं। खरीफ चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, और इस दृष्टि से ये जो शुरुआती संकेत बुआई बढ़ने के हैं, ये उत्साहवर्धक हैं। मानसून की गति के आधार पर और अगले कुछ हफ्तों में हमें और स्थिति स्पष्ट होती दिखाई देगी कि जो प्रमुख फसलें हैं उनकी बुआई में कैसी प्रगति दिख रही है। जी, इस बीच होम लोन के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए होम लोन रीफाइनेंसिंग के सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के तहत होम फाइनेंसियर्स को कहा गया कि नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से रीफाइनेंसिंग की सुविधा तभी दी जाएगी जब पहली किस्त पर आधी से कम कंस्ट्रक्शन की जाएगी। सर, होम लोन का गलत इस्तेमाल यहाँ पर क्या है, आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर।
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लोन को लेकर खासतौर से जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन होने वाली प्रॉपर्टी है उसको कर्ज देने को लेकर लगातार विवादों में है। और एनएचबी ने अपनी पड़ताल में, अपनी जांच में पाया है कि जो लोन मकान को बनाने के लिए या मकान को पूरा करने के लिए लिए गए हैं, दरअसल वो या तो मकान बन चुके हैं या उनका इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह हुआ है। और इसलिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने ये नई नई नियम और नया शर्त तय की, और इस शर्त के मुताबिक कंस्ट्रक्शन की क्या स्टेज है इस पर एक वेरीफाइड रिपोर्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को सबमिट करनी पड़ेगी, तभी नेशनल हाउसिंग बैंक उसे रिफाइनेंस देगा। नेशनल हाउसिंग बैंक भारत में रिफाइनेंस बॉडी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को पीछे से वित्त उपलब्ध कराता है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बार आगे ग्राहकों को मकान बनाने के कर्ज देती हैं। ये गफलत कई कई बार पकड़ी जा चुकी, बल्कि पिछले 2-3 साल में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के कामकाज में सबसे बड़ा सवाल उठा है कि वो जिन्हें लोन दे रही हैं या जिन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दे रही हैं वो या तो प्रोजेक्ट है ही नहीं, या वो प्रोजेक्ट के में दिया गया लोन किसी दूसरी चीज में इस्तेमाल होता है। तो ये नए नियम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के पर तत्काल लागू होंगे, और इनका असर तुरंत के तौर पर कम आय वाले लोगों पर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से लोन लेते हैं आमतौर पर उनकी उनकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, कर्ज की दर महंगी होती है, और वो उनके लिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की व्यवस्था जुटाना या इसके दस्तावेज तैयार करना मुश्किल होगा। लेकिन एनएचबी के इस नए नियमों के बाद अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अपने कामकाज का तरीका बदलना होगा। जी। इस बीच बीते एक साल के दौरान देश में हेल्थ बीमा प्रीमियम में हुई बढ़ोतरी पर सरकार ने चिंता जताई है। सरकार ने बीमा रेगुलेटर IRDAI से हेल्थ बीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। इसके अलावा बीमा क्लेम सेटलमेंट और शिकायत निवारण प्रक्रिया में भी गति लाने के लिए बोला गया है। बीते एक साल के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में करीब 15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत को मतलब कम कर सकती है क्या सरकार, और कर सकती है तो कैसे करेगी फिर? देखिए, इस चिंता में से मैं कोई बहुत स्थायी समाधान नहीं दिखता। सरकार की चिंता जायज है, हम उसकी सराहना करते। 15% प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ चुके हैं, और इसका असर यह है कि भारत में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन में 4% की कमी आई है। और हम अपने इस कार्यक्रम में बता चुके हैं पहले कि ऐसी रिपोर्ट्स भी थी अधिकृत सूत्रों से जिनसे ये पता चलता है कि लोगों ने अब हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम देने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल करना, उसे तोड़ना शुरू कर दिया है। बड़ी चुनौती है भारत में हेल्थ इंश्योरेंस के विस्तार में, हेल्थ इंश्योरेंस के बढ़ते हुए प्रीमियम, अस्पतालों में खर्च की लागत, और एक पूरा दुष्चक्र है। जितना महंगा इलाज अस्पतालों में, उसी हिसाब से बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ा रही हैं। सरकार अपनी तरफ से इसमें कुछ कर सकती है, मदद दे सकती है। अगर देना चाहे तो सरकार की मेज के ऊपर जीएसटी कम करने का प्रस्ताव रखा हुआ है। जीएसटी काउंसिल की कमेटी इसकी सिफारिश भी कर चुकी है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होने वाली है। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता हो और सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस पहुंच सके, तो उसे इसकी लागत कम करने पर स्पष्ट रूप से सीधे कदम उठाने होंगे। क्योंकि ये बात जो IRDAI से सरकार की तरफ से सिफारिश में कही गई है वो प्रक्रियागत है, प्रोसेस है कि क्लेम सेटलमेंट में देरी नहीं हो, चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। सबसे बड़ी समस्या है हेल्थ इंश्योरेंस का महंगा होते जाना, जिसका समाधान हमें इस निर्देश में कहीं दिखाई नहीं देता। इस बीच देश में पहला हाउस होल्ड इनकम सर्वे होने जा रहा है। सर्वे की शुरुआत अगले साल फरवरी में होगी। सरकार ने इसके लिए अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया है। ये सर्वे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से किया जाएगा। सर, क्या ये सर्वे NSSO के सर्वे से अलग होगा, और अगर अलग होगा तो इसमें क्या अलग होगा उससे जिसकी वजह से इसको कराया जा रहा है? भारत में अभी तक हाउस होल्ड इनकम का कोई सर्वे नहीं होता है, यह बात स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। और यह भारत का सबसे बड़ा क्रिटिकल आंकड़े में क्रिटिकल गैप है, सबसे महत्वपूर्ण कमी है भारत के पूरे आंकड़ा संग्रह की व्यवस्था में। हमारे पास NSSO से जो आंकड़े आते हैं वो खर्च के आते हैं, कमाई के आंकड़े आते हैं, खपत के आंकड़े आते हैं, इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े मिलते हैं। पर हाउस होल्ड इनकम, परिवारों की पूरी आय क्या है, इसका कोई स्पष्ट सर्वे उपलब्ध नहीं होता है। और खासतौर से आधुनिक पैमानों पर कि उनकी परोक्ष आय क्या है, प्रत्यक्ष आय क्या है, उसमें कितनी बचत करते हैं, उसमें कितना खर्च करते हैं, उसमें कितना सेविंग है, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं है। जबकि पूरी दुनिया की फाइनेंशियल प्लानिंग में और पूरी दुनिया में बड़े, खासतौर से बड़े देशों में हाउस होल्ड इनकम के सर्वे फाइनेंशियल प्लानिंग का और सरकारों की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए,
सरकार को अब ये महसूस हुआ है कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि भारत में परिवारों की इनकम कितनी है, कमाने वाले लोग कितने हैं और उनके खर्च और कर्ज की स्थिति क्या है, तब तक आप उनके लिए नीतियां कैसे बना सकेंगे। तो ये पहल की जा रही है, अगले साल से शुरू होगा। अभी इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है कि किस पैमाने पर हाउस होल्ड इनकम को शामिल किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, एनएसएसओ के सर्वे से इसको कैसे अलग और बड़ा बनाया जाएगा। लेकिन ये शुरुआत महत्वपूर्ण है और इसके नतीजे भारत की आर्थिक नीतियों को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। जी, इस बीच गाड़ियों के लिए नए फ्यूल एफिशिएंसी नियमों में फ्यूल एफिशिएंसियों को गाड़ी के साइज के साथ जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नियमों की तीसरी कड़ी यानी कि CAFE 3 के लिए सभी भागीदारियों की राय मांगी है। नए नियम अप्रैल 2027 से लागू हो सकते हैं। सर, ये क्या कुछ होंगे नए नियम और किस तरह के प्रावधान इसमें हो सकते हैं? ये आज की महत्वपूर्ण खबर है और इसका असर इसे सबके लिए जरूरी है, तमाम उपभोक्ताओं और ऑटो उद्योग के लिए। सरकार ने जो फ्यूल एफिशिएंसी उसके नए नियम, जिसको कैफे कहा जाता है, उसके कैफे नियम का चौथा चरण लागू किया है और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान ऐसे किए गए जो आपकी कार को, आपके कार की खरीद को और भविष्य में कारों की कीमतों और बाकी चीज़ों को प्रभावित करेंगे। सिम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। ये नए नियम अप्रैल 2027 से लागू होंगे, यानी अभी इसमें हमारे पास उद्योगों के पास और कंपनियों के पास इसे एडजस्ट करने के लिए 2 साल का लगभग समय है। वाहन के आकार के हिसाब से मानक तय होंगे। कौन सा वाहन कितनी ईंधन की खपत करता है, ये वाहन के आकार पर निर्भर किया जाएगा। छोटा वाहन, बड़ा वाहन, कमर्शियल व्हीकल, इनके आधार पर मानक तय होंगे। दूसरा ये कि जो लक्ष्य रखा गया है वो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 9.1 ग्राम पर किलोमीटर करना है, जो कि अभी ना 91.7 ग्राम पर किलोमीटर करना है, जो कि अभी 113 ग्राम के आसपास है और ये काफ़ी बड़ी कमी है। और ऐसा करने के लिए कंपनियों को वाहनों की तकनीक में बड़ा निवेश करना होगा। हो ये रहा है कि चूंकि ईवी की हिस्सेदारी भारतीय बाजार में बहुत कम है, 3% से कम है, इसलिए उत्सर्जन के मानक अंततः मुख्य धारा की जो ऑटो कंपनियां हैं, जो कि डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले वाहन बनाती हैं, उनके ऊपर ही प्रभावी होंगे। और इसलिए कंपनियों को 2 साल का समय दिया गया है और ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की संधियों का और कार्बन उत्सर्जन की संधियों का सिग्नेटरी है, उस पर दस्तखत किए हैं भारत ने। इसलिए वाहनों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करनी होगी। अगर इलेक्ट्रिक वाहन बड़ी संख्या में उपलब्ध होते तो शायद ये लक्ष्य इतना आक्रामक नहीं होता, लेकिन ये लक्ष्य काफ़ी बड़ी कटौती मांगता है और इसके लिए की वजह से वाहनों की कीमत बढ़ सकती है। जी, सर, BS7 के भी नियम आने वाले हैं। अब उसके लेकर के क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? BS7 के मामले में विपुल जी, ऑटो कंपनियों को थोड़ी सी राहत दी गई है। इसका ड्राफ्ट तैयार है, 2025 में इस साल इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन इन्हें लागू करने की व्यवस्था 2030 के बाद होगी। इससे कंपनियों को तैयार होने के लिए मदद मिलेगी। इसमें ये जो मानक आ रहे हैं 2030 वाले, यूरोप के यूरो 7 मॉडल जैसे मानक हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कारों में ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा या वाहनों में ऐसा सिस्टम होगा जिससे कि उनसे होने वाले प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके, कितना प्रदूषण उससे हो रहा है। इसके अलावा टायर घिसने जैसे नॉन एग्जॉस्ट पॉल्यूशन भी इसमें शामिल होंगे। जो वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें हैं, उनके उत्सर्जन के नियम भी तय किए जाएंगे और इसीलिए सरकार ने शायद इन मानकों को लागू करने के लिए 5 साल का समय रखा है, यानी 2030 के बाद ये लागू होंगे। जी, इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को AGR बकाये पर राहत देने के लिए सरकार नए विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी पर करीब 84,000 करोड़ रुपए का AGR बकाया है और सरकार इस कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार है। कंपनी को AGR बकाये पर सरकार की तरफ से जो राहत दी जा सकती है, उसमें बकाया लौटाने की समय सीमा को बढ़ा करके 20 साल और उस पर साधारण ब्याज दर लागू करने के विकल्प उपलब्ध हैं। सर, वोडाफोन को राहत देने के लिए सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, क्या जो है रियायतें जो है वो दी जा सकती हैं और ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर पे इसका क्या असर देख रहे हैं, क्योंकि ये खबर जो है पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर भी है और दूसरा ये कि
असमंजस बता रही है सरकार का। अगर आप वोडाफोन आइडिया की को सहायता देने या उस पर लाइसेंस फीस के भुगतान को टालने या माफ करने की बात देखें तो सरकार के इतने चेहरे इसमें निकलकर सामने आ चुके हैं पिछले 5-6 महीनों में कि आपके के लिए भरोसा करना मुश्किल है कि दरअसल सरकार वोडाफोन आइडिया को बेल आउट करना चाहती है या नहीं। अदालत ने जब कहा तो अदालत में सरकार ने मना कर दिया कि बेल आउट नहीं करेगी। मंत्रियों के बयान अलग अलग हैं जिनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया को अब सरकार अपनी हिस्सेदारी दे ही चुकी है, एक हिस्सा लाइसेंस फीस का हिस्सेदारी में बदला जा चुका है और कोई मदद नहीं दी जाएगी। दुविधा ये दिखती है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ये माना जा रहा है, सरकार के भीतर के जो सूत्र बता रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया अगर क्राइसिस में फंसती है, जो कि फंस गई है, बंद होने की स्थिति में पहुंच जाएगी, ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की चुनौती होगी। वैसे भी भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा डुओपोली की तरफ है, दो कंपनियां हैं जिनके पास अधिकांश बाजार है और शायद इसे बनाए रखने के लिए वोडाफोन आइडिया को मदद देने की कोशिश की जा रही है। पर यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि वोडाफोन आइडिया को अपवाद के तौर पर ये जो मदद दी जाएगी निश्चित तौर पर कानूनी विवाद की वजह बनेगी। 84,000 करोड़ का बकाया है और अगर आप उसे 20 साल में धीमे धीमे वसूलते हैं, शुरुआत में 1,000-1,500 करोड़ रुपए की एक किस्त ले लेते हैं, साधारण ब्याज दर पर वसूली करते हैं, तो ये बात फिर टेलीकॉम बाजार में लेवल प्लेइंग फील्ड के बिल्कुल खिलाफ होने वाली है। फिर इसका इसी तरीके की मांग जियो या एयरटेल कर रहे हैं और उन्होंने की भी थी, अदालत तो इस मामले को लेकर गए थे। तो इतना आसान नहीं है। वोडाफोन आइडिया के पूरे मामले में ऐसा लगता है विपुल जी कि सरकार उलझ गई है, फंस गई है और अब चूंकि इस कंपनी में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है तो इस कंपनी को किसी तरह बनाए रखना, चलाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरह से हो गई है। अगर ये कंपनी डूबती है, बंद होती है तो सरकार को और ज्यादा नुकसान होगा और इसलिए ये हर महीने में एक बार सरकार का नजरिया वोडाफोन आइडिया को लेकर बदलता है और इसका असर हम शेयर बाजार पर देख भी रहे हैं। बिल्कुल, आज शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। इसको स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया वोडाफोन के। सर, भविष्य कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कहूँगी इसको लेकर के रिटेलर्स लगता है ऐसा कि हर रिटेलर के पास ये पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता है काफ़ी छोटा शेयर है। लेकिन अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या वोडाफोन आइडिया का वाकई में कोई भविष्य बचा हुआ है और सरकार भरोसे ही चलेगी कंपनी है? देखिए, ये खबर सूत्रों के हवाले से आई। सरकार ने अधिकृत तौर पर भी कुछ नहीं ऐसा कहा कि उसको मदद देने वाली है। अगर सरकार का अधिकृत स्टैंड है तो अदालत में जो कहा गया तो उस हिसाब से, लेकिन हाँ, ये संकेत है कि सरकार कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया को बचाने की, उसे बनाए रखने की कोशिश किसी न किसी माध्यम से जरूर कर सकती है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि अगर दो कंपनियों का बाजार हो जाएगा तो नैतिक रूप से कंपटीशन के कानूनों की व्यवस्था के तहत भी सरकार के लिए इसे बनाए रखना जरूरी है। पर यह मदद कितनी आसान होगी, कितनी निरापद होगी वोडाफोन के लिए, और क्या इस पर कानूनी सवाल नहीं उठेंगे, ये सब चीजें बेहद अनिश्चितता की स्थिति में। तो इसलिए वोडाफोन का बाजार में बड़े निवेशक हैं, निवेशकों की तादाद काफी बड़ी है, लेकिन स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी आर्थिक रूप से तो बुरी तरह ध्वस्त है। कंपनी के पास बाजार में नया निवेश करने की क्षमता नहीं है, नए ग्राहक लाने की क्षमता नहीं है। यह कंपनी केवल और केवल किसी न किसी तरह से सरकार की परोक्ष सब्सिडी, इसको हम सब्सिडी ही कहेंगे, या किसी तरीके की सहायता या मदद पर ही सस्टेन कर सकती है, सरवाइव कर सकती है। ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, यह कहना भी मुश्किल है। और आज 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स रहेगी इस कंपनी पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स आती हैं तो आपको हम बताते रहेंगे और क्या करना है शेयर पे, इसके लिए हमारे एक्सपर्ट आपको बताते रहेंगे सलाह। इस बीच मंगलवार को अदानी ग्रुप की एजीएम हुई और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तमाम चुनौतियों के बावजूद ग्रुप ने रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाया है। एजीएम में अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि अगले 5 वर्षों के दौरान कैपेक्स पर सालाना 15 से 20 अरब डॉलर का खर्चा होगा। एजीएम को संबोधित करते हुए गौतम अदानी ने निवेशकों को ग्रुप की उपलब्धियों की जानकारी दी। सर, आज एक ये भी खबर निकल करके आई कि अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी नई फंडिंग जुटाई है। उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बोलिए, अडानी समूह की आज एजीएम थी। बड़ा लंबा भाषण था चेयरमैन गौतम अडानी का। सबसे महत्वपूर्ण बात उस भाषण में थी, तमाम उपलब्धियों के बाद, कि अडानी समूह की तरफ से नए और बड़े कैपेक्स की घोषणा की गई। और चूंकि बहुत डाइवर्सिफाइड समूह है तो अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया गया। जो खबर हमारे लिए आज सबसे महत्वपूर्ण है वो खबर अडानी समूह का एक बॉन्ड है, जिससे अडानी समूह ने करीब $1 बिलियन की आसपास की राशि जुटाई है, और वो भी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ये बॉन्ड इसलिए महत्वपूर्ण है विपुल जी कि ये भारत में पहला इन्वेस्टमेंट ग्रेड प्राइवेट बॉन्ड है जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आया है। इसे अपोलो मैनेज्ड फंड ने मैनेज किया था।
इस राशि का इस्तेमाल अडानी समूह मुंबई के का जो नया का जो नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट है और जो मुंबई का टर्मिनल 2 है जो पुराना एयरपोर्ट है, इसके विस्तार में खर्च करेगी। और ये 750 मिलियन के आसपास का डॉलर का ये बॉन्ड भारत में एयरपोर्ट फंडिंग के लिए उगाही गई हाल फिलहाल की सबसे बड़ी राशि है। और इससे भारत मुंबई के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नया निवेश होने की संभावना है। इस बीच पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस में लगाए गए प्रतिबंध को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध 24 जुलाई तक लागू रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इसके बाद इस प्रतिबंध को 24 जून तक बढ़ाया गया था और अब फिर से 1 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। सर, जो इस कदम उठाया गया है, इस कदम का आप जो भारतीय एयरलाइंस है उनके ऊपर क्या असर देख रहे हैं? एयरलाइंसेस के लिए तो कोई खबर अच्छी नहीं आ रही। पिछले करीब करीब 2 महीने से परिस्थितियां एविएशन उद्योग के लिए, खासतौर से भारत के एविएशन उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई। ये एक उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के अपने एयर स्पेस खुलेंगे तो भारत के विमानों को जो नुकसान हो रहा है, लंबी दूरी से जाने में समय लग रहा है, ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, उसे रोकने की, बचाने की उम्मीद बनेगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जो नोटम है वो लागू है। दोनों तरफ के दोनों देशों ने अपने अपने एयर स्पेस को बंद कर रखा है। भारत के लिए इसमें ज़्यादा बड़ा नुकसान है क्योंकि भारत दुनिया का एविएशन का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और पाकिस्तान के एयर स्पेस ना होने के कारण भारतीय एयरलाइंसेस के लिए खासतौर से एयर इंडिया के लिए जो पश्चिम की यात्रा करना है उसे लंबा चक्कर लगाकर और मध्य पूर्व से होकर जाना पड़ता है। एयर इंडिया के लिए यह खबर और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि कंपनी पहले से ही मुश्किल में है, विमान ग्राउंडेड है, मैं आपको बता चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी संकट है, समस्या है। अभी कल पूरे इजराइल के घटनाक्रम के बाद कल रात तक पूरा मध्य पूर्व का कतर, यूएई, बहरीन, ये सारा एयर स्पेस बंद था, जो आज सुबह जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, कथित युद्ध विराम की घोषणा हुई, उसके बाद से खुलना शुरू हुआ है। तो एयर इंडिया के लिए ये जो फैसले किए गए हैं भारत और पाकिस्तान की तरफ से, ये एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति की चुनौती और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जी। इस बीच अमेरिका की अदालत ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले की तरह विदेशी छात्रों को दाखिला देता रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिलों पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में कहा था कि विदेशी छात्र अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस देंगे तो उन्हें दाखिला दिया जाएगा। सर, अदालत के फैसले में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बताया गया अदालत की तरफ से? अब डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी हार है हार्वर्ड के मामले में, लगातार दूसरी हार है। जब अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के फैसले को हार्वर्ड पर में छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर या उनके एक्सप्रेशंस को लेकर जो सख्ती की थी, उसे अदालत ने खारिज किया है। जो अदालत का फैसला आया है उसने कहा है कि जो विदेशी छात्रों के लिए जिस तरीके की शर्तें रखी गई हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और फ्रीडम ऑफ थॉट का, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन संविधान लोगों को देता है, जो कि फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का आधार है, ये उनका उल्लंघन करता है। और इसके बाद अदालत ने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय ने या विदेश विभाग ने जो भी आदेश जारी किए हैं उन्हें वापस लिया जा सके। और ये बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम घटनाक्रम के बीच अमेरिका में कई तरीके के समानांतर घटनाक्रम चल रहे हैं, उसके बीच इस एक घटना ने हार्वर्ड और व्हाइट हाउस के बीच के इस झगड़े ने दुनिया में कई तरीके की बहसें शुरू की थी, पर अदालतें छात्रों के साथ और हार्वर्ड के साथ खड़ी दिखाई दी हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान मिडिल ईस्ट के घटनाक्रमों में तेजी से बदलाव देखने को मिला है। पहले रात को ईरान ने मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। उसके बाद मंगलवार सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। इसके कुछ समय बाद इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान ने उसके ऊपर नए सिरे से मिसाइल हमले कर दिए हैं। हालांकि ईरान ने इन हमलों से इनकार किया। अब इतनी सारी चीज़ें, घटनाक्रम लगातार बदलते हुए जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं, सर क्या कहें, युद्ध विराम हुआ भी है, नहीं हुआ है? हर 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में नए नए बयान सामने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से युद्ध विराम हुआ है,
ईरान और इजराइल के हिसाब से नहीं हुआ है। और अब जो घटनाक्रम है, जिस समय शाम की जो परिस्थिति है, इजराइल ने यह कहा है कि ईरान ने उस पर लगातार हमले किए हैं और इस हमलों के कारण उसने, अब ईरान के रक्षा मंत्री का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है, सब जगह पिछले 1-2 घंटे से लगातार सुर्खियों में है। उन्होंने अपनी सेना को, अपनी वायुसेना को ईरान पर भारी हमले करने के लिए और तेहरान पर भारी हमले करने के लिए कहा है। सुबह जब सूचना सुबह आई थी और उसके बाद करीब करीब 1 घंटे तक इस बात का पशोपेश था, असमंजस था, क्योंकि दोनों जो जो लड़ रहे थे, दोनों पक्ष, ईरान और इजराइल, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ये घोषणा अमेरिका की तरफ से की गई थी, जिसके ठिकानों पर कल हमले हुए थे। और उसके बाद धीमे धीमे थोड़े समय के बाद ईरान की तरफ से एक सधी हुई, एक किंतु परंतु के साथ प्रतिक्रिया आई, जिसमें ईरान ने कहा कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं किए गए हैं। हां, अगर इजराइल हमला नहीं करता है तो ईरान किसी तरीके का हमला नहीं करेगा। इसके थोड़ी देर बाद इजराइल की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि युद्ध विराम के प्रस्ताव पर, वो जो जो युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, उससे वो सहमत है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद, इजराइल की तरफ से कहा गया कि ईरान ने हमले किए हैं और अब ये वापसी में हमले किए जा सकते हैं इजराइल की तरफ से। परिस्थिति ये इस समय ये है कि युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप के बयान में स्टैंड कर रहा है, पर मध्य पूर्व के घटनाक्रम में किसी को भी इस बात का अभी अंदाज नहीं है कि युद्ध विराम कितना स्थायी है, कितना मजबूत है या कितना फ्रेजाइल है। उसकी वजह यह समझना विपुल जी जरूरी है कि युद्ध विराम हुआ किस शर्त पर है, क्या शर्त है उसकी, क्या दोनों देश नहीं करेंगे, कौन सा ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके वजह से, और वो सहमति कहां तक जाएगी, उस सहमति की शर्तें क्या होंगी, कोई बातचीत होगी कि नहीं होगी, इसका सबका कोई मसौदा आज तक अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की एक घोषणा के साथ युद्ध विराम को लागू माना गया और इसलिए इतनी अनिश्चितता, इसलिए आपने देखा कि बाजारों में शुरुआत में तेजी दिखाई दी और बाद में फिर वो दबाव में दिखे। जी, यही बात नहीं समझ में आ रही सर कि आखिर में मतलब क्या बदला, क्या है ऐसा कि ट्रंप को ऐसा अचानक करना क्यों पड़ा कि फटाफट युद्ध विराम की घोषणा क्यों करवानी पड़ी? बेहद अनोखा सा और पेचीदा घटनाक्रम है। हमने हाल फिलहाल के पिछले 10-20 सालों में, 50 सालों में, बल्कि सोवियत और अमेरिका के शीत युद्ध के दौरान भी परिस्थितियों को इतना पेचीदा और उलझा हुआ नहीं देखा, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पात्र क्या भूमिका निभा रहा है, जंग हो रही है या क्या हो रहा है। जैसे 2 तरीके की खबरें सुबह चर्चा में आई। जब सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की कि वो युद्ध विराम कर रहे हैं, तो एक कहा गया कि कतर ने इस युद्ध विराम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन कतर कल ईरान के मिसाइलों का निशाना था और कतर ने यह भी कहा था अपने आधिकारिक बयान में कि वो अपने इस घटना का जवाब देने के राइट को रिजर्व करता है। अब जो उलझाने वाली बात है इस पूरे में कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है, जो अभी समझ में आना मुश्किल है, कि अमेरिका के ठिकानों पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप कल सिचुएशन रूम में थे। यहां तक मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम सिचुएशन में रूम में थी और संभावना इस बात की थी कि अमेरिका की तरफ से एस्केलेशन किया जाएगा, अमेरिका की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ईरान ने खुलकर आधिकारिक घोषणा के साथ इराक और कतर में अमेरिकी बेसिस पर हमले किए थे। लेकिन सुबह एकदम परिस्थिति बदल गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐतिहासिक 12 दिन का युद्ध समाप्त हो गया और दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। और एक ऐसी सहमति थी जिसमें दोनों देश सहमत नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। और यह अनिश्चितता मध्य पूर्व के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कल जो स्थिति थी वो बेहद चिंताजनक थी। बोलिए, आपको भी याद है, अचानक शाम के समय सारे एयरबेस बंद हो गए, बहरीन, कतार, सऊदी, अमीरात, सब जगह अचानक सनसनी फैल गई और ये वार एस्केलेट होके पूरे मध्य पूर्व में फैलता दिखाई दिया और फिर सुबह वो शांति की, समाधान की बात हो गई। तो किसी को भी कोई अंदाज करना मुश्किल हो रहा है कि परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी। मान के क्या चले सर, युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ, ये क्या फिर आपको लगता है अभी चीजें फिर डीएस्केलेट होंगी, क्या एस्केलेट होंगी? अभी तो देखिए, अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में दोनों देश एक दूसरे पर, जो दोनों मुख्य पक्ष हैं वो एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए सीजफायर बेहद फ्रेजाइल अगर है भी तो ये बेहद कमजोर और अगले 1 दिन में 2 दिन में इसमें गतिविधियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि नाटो की बैठक है, डोनाल्ड ट्रंप नाटो की बैठक में जा रहे हैं, वहां भी ये मामला उठेगा। तो हो सकता है आज से कल तक कुछ परिस्थितियां स्पष्ट हों, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच की जो जंग है ना, जो दुश्मनी है, जो तेवर है,
वो इतने तीखे हैं कि वो इतनी आसानी से युद्ध विराम पर किसी बड़े युद्ध विराम पर सहमत होंगे, ये कहना मुश्किल है। और एक दूसरा सवाल जो पूरी दुनिया को पूछ रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये पूरी पूरी जंग विपुल जी इस बात से शुरू हुई थी कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने हैं, ईरान के परमाणु हथियार क्षमताओं को खत्म करना है। इजराइल का भी यही कहना था और अमेरिका के भी यही कहना था। तो इस पूरे युद्ध विराम में तो कहीं वो आए ही नहीं। क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाएगा? क्या ईरान ने कुछ ऐसा कमिटमेंट किया है? उसके परमाणु कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? उसको इतना नुकसान हुआ है? ये सब चीजें अभी कोई चर्चा में नहीं है। तो ये अजीब तरीके की परिस्थिति है दुनिया के सामने, बेहद उलझी हुई, जिसके बीच में शेयर बाजारों और वित्तीय बाजारों को देखना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी वजह से इतना उतार चढ़ाव, भारी उतार चढ़ाव जो है शेयर बाजार के अंदर भी देखने को मिला। सुबह एक गैप अप ओपनिंग 23,300 का लेवल भी 25,300 का लेवल भी हमने जाता हुआ टूटता हुआ देखा, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से 25,000 बचाता हुआ निफ्टी दिखाई दिया। इन सब के बीच में नीदरलैंड के हेग में आज से नाटो संगठन की बैठक होने जा रही है। इस बार की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब संगठन के कई सदस्य देश अमेरिका के रवैये से खुश नहीं हैं। बैठक से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा की है, और इस घोषणा के बाद वे बैठक में शामिल होने के लिए हेग पहुंचे हैं। सर, ईरान इजराइल युद्ध विराम का क्या नाटो की बैठक से कोई रिश्ता है? कोई तार वहां जुड़ रहे हैं? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है और शायद ये भी लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों का भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम की कोशिश इसलिए की क्योंकि नाटो की बैठक में भी उन्हें जाना था, और नाटो की बैठक खासी महत्वपूर्ण है। अगर ये घटनाक्रम नहीं हुआ होता तो विपुल जी, हेग की नाटो बैठक दुनिया की सबसे बड़ी बैठक होती। पर इससे पहले एक बिंदु और है जो लोगों के दिमाग में लगातार घूम रहा है इस युद्ध को लेकर, वो कच्चे तेल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर। हम लगातार ये चर्चा थी कि इस युद्ध के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन कल जब ईरान की मिसाइल्स दोहा पे मंडरा रही थी और दोहा के आसपास जो अल उबैद एयरबेस है उसको निशाना बना रही थी, उस समय भी कच्चे तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। एक बेहद अनोखी बात है इस पूरी जंग में कि सारे प्लेयर्स ने, विपुल, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन्होंने क्रूड ऑयल और एनर्जी को इस जंग से बिल्कुल बाहर रखा है। ईरान ने कल भी होर्मुज नहीं बंद की, जबकि पूरी दुनिया ये मान रही थी कि होर्मुज बंद कर देगा, ईरान का कच्चा तेल उससे जाता है। कहीं भी टैंकर्स पर हमले नहीं हुए। इससे पहले एक टैंकर वार का पूरा इतिहास है मध्य पूर्व में। ऑयल प्रतिष्ठानों पर और गैस प्रतिष्ठानों पर या उसकी सप्लाई लाइन पर कहीं कोई सीधा असर नहीं पड़ा है, और शायद यही वो वजह थी जिस वजह से बाजारों में भरोसा बना हुआ है कि जंग भले ही जारी रहे, कच्चे तेल की आपूर्ति पर कोई असर नहीं होगा। इजराइल के हमलों में भी निशाना नहीं है, ईरान के हमलों में भी निशाना नहीं है, और ट्रैफिक चल रहा है। हालांकि वार रिस्क प्रीमियम बढ़े हुए हैं, इंश्योरेंस ज़्यादा महंगे हो गए हैं, लेकिन जो ऑयल का पूरा नेटवर्क है उसे बाहर रखा गया। क्या इसकी एक वजह यह है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, उससे अमेरिका में महंगाई बढ़ी रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बयान भी दिया था कि कच्चे तेल की कीमतें ना बढ़ाई जाएं, वो इस पर नजर रख रहे हैं। क्या ये एक वजह है कि बाकी जंग चलती रहे पर कच्चे तेल की महंगाई नहीं आए? और अगर ऐसी कुछ है तो बाजारों के लिए तो कम से कम राहत देने की खबर है। इसलिए आज क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $70 से नीचे आ गई। नाटो में जो बड़ी दुविधा है, जब ईरान इराक युद्ध हुआ था तब भी नाटो हमें विभाजित दिखाई दिया था। डोनाल्ड ट्रंप शायद इस कोशिश में होंगे कि जब वो जाएं तो यहां से शांति और सीज फायर का समझौता लेकर वो नाटो की मेज पर जाएं, क्योंकि इससे पहले गठबंधन में ऐसी मध्य पूर्व की स्थितियों में नाटो के देश दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई देते हैं। वहां जाकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं ये हमें देखना होगा। इन सब के बीच में सर, अभी नाटो जो है वो किस चीज़ में उलझा हुआ है, और जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ आउटकम निकल सकता है, उसमें क्या निकलने की संभावनाएं हैं? बेहद महत्वपूर्ण बैठक है इस दृष्टि से कि डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये स्पष्ट रूप से। अगर हम डेटा पॉइंट से समझें तो ट्रंप का यह कहना है कि यूरोप को और नाटो देशों को अपने जीडीपी का 5% हिस्सा रक्षा खर्च पर लगाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उनके रक्षा खर्च की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अभी जो खर्च है वो जीडीपी का 3.5% है नाटो देशों का। पहले का लक्ष्य केवल 2% था, इसमें 3.5% सैन्य खर्च है और करीब 1.5% के आसपास सुरक्षा ढांचा होगा, ये टारगेट है, जो कि पहले केवल 2% था। अमेरिका का कहना यह है कि इसे 2030 तक लागू कर दिया जाए, यानी अब जीडीपी का 5% हिस्सा नाटो देश अपनी सुरक्षा पर खर्च करें, अमेरिका पर निर्भर ना रहें, जो 2% से 5% की बड़ी बढ़ोतरी है। जबकि यूरोप का कहना यह कि इसे 2032 तक टाला जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास बजट्स और फंड्स नहीं है। कुछ देश बेहद कम खर्च करते हैं, स्पेन तो केवल 2% से भी कम खर्च करता है और वो इस पर छूट चाहता है।
ट्रंप का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है, और जिस पर नाटो में बड़ी बहस हो सकती है, इसलिए ये हम दुनिया की खबरों की निगाहों के केंद्र में रहेगी एक की ये समिट, कि यूरोप को उन्होंने 5% खर्च करने के लिए कहा है, लेकिन ये कहा है कि अमेरिका इतना पैसा नहीं खर्च करेगा नाटो की सुरक्षा पर। तो इसलिए नाटो ट्रंप से अलग अपने लिए कोई भूमिका, अपने खर्च की कोई भूमिका बनाने के लिए और कोई व्यवस्था बनाने पर कोशिश करेगा। उन्होंने स्पेन और कनाडा को कम खर्च करने वाला कह के इसकी सार्वजनिक आलोचना भी की थी। नाटो की इस बैठक में ईरान इजराइल युद्ध तो रहेगा ही, लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के नेता किस तरह से यूरोप की सुरक्षा को लेकर सहमत होते हैं, कुछ नए खर्चों पर सहमत होते हैं, इसे देखना होगा। क्योंकि यूरोप का एक कहना है कि उसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, खासतौर से रूस के खतरे के तौर पर। तो नाटो समिट में सहमति तो बनेगी, लेकिन बिना किसी डेडलाइन के बनेगी, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। यूरोप के पास अभी इतनी रक्षा क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका के बगैर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। तो इस दृष्टि से ये बैठक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नाटो की बैठक सुर्खियों में रहेगी, और इसके नतीजों पर सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स की, ग्लोबल जियो पॉलिटिशियन की भी नहीं, बल्कि शेयर बाजारों की, वित्तीय बाजारों की भी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल। इस बीच खाड़ी देशों में पर्सनल इनकम टैक्स की शुरुआत हो रही है, और ओमान ऐसा पहला देश होगा जहां पर पर्सनल इनकम टैक्स लिया जाएगा। ओमान ने जनवरी 2028 से पर्सनल इनकम टैक्स वसूलने की घोषणा की है। हालांकि ये टैक्स अभी सिर्फ वहां के अमीर लोगों पर ही लागू होगा। सर, इनकम टैक्स को लेकर के ओमान की क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर है। हम अभी तक ये जानते रहे थे कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी के सदस्य हैं खाड़ी में, वो इनकम टैक्स वहाँ नहीं लगाया जाता, लोगों पर आय इनकम टैक्स नहीं लगता। पर ओमान ने इस मामले में पहल की है। ओमान ने सबसे ज़्यादा कमाने वाले 1% लोगों पर टैक्स लगाने की बात कही है जो कि जिनकी इनकम करीब करीब $1 लाख से ज़्यादा है, उनके ऊपर 1% टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स की दर केवल 5% होगी, और ये टैक्स 1 जनवरी 2028 से लागू होगा, यानी अभी भी इसको लागू करने में लंबा समय है। तो सबसे ज्यादा कमाने वाले 1% लोग हैं जिन पर ही टैक्स लगेगा। 99% लोग इससे बाहर रहेंगे। पहला दूसरा घर बेचने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, विरासत पर, गिफ्ट पर, जकात पर, दान पर कोई पर टैक्स नहीं लगेगा। विदेशी आय पर 2 साल तक छूट मिलेगी, और औद्योगिक संपत्ति की आय पर 5 साल तक की छूट मिलेगी। जी सर, इनकम टैक्स के लिए आखिर में ओमान की कैसी क्या मजबूरी रही कि ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया और एक नए कल्चर की शुरुआत की गई? विपुल जी, हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे आपके सवाल के संदर्भ में कि हमने 2 हफ्ते पहले एक अर्थम में विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि तेल अर्थव्यवस्थाओं में, तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं का भविष्य क्या है। अगर ये युद्ध नहीं हुआ होता, ईरान और इसराइल का युद्ध होने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतें $90 और $100 नहीं गई, अगर ये नहीं होता और ये युद्ध अगर थम जाता है और सीज फायर वास्तव में, युद्ध विराम स्थापित हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमतें वापस $65 और $60 के आसपास आ जाएंगी, क्योंकि बाजार में मांग नहीं और आपूर्ति ज्यादा है। और ओपेक अपनी एक रणनीति के तहत अमेरिका के शेल रिजर्व की बढ़ती लागत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से अक्षम बनाने के लिए कच्चे तेल का गलट करना चाहता है, बाजार में उत्पादन बढ़ाना चाहता है। इन लोगों ने वो अर्थम नहीं देखा, वो अर्थम बोनस की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस ओमान के टैक्स के सूत्र वहीं छिपे हुए, वहीं से निकलता है। क्योंकि ओमान की सबसे बड़ी चुनौती है कि ओमान का 85% रेवेन्यू तेल से आता है, और तेल की कीमतें लगातार टूट रही हैं और गिर रही हैं। इस घटनाक्रम के बाद फिर कच्चा तेल वापस वहीं आ जाएगा जहां वो पहले था, क्योंकि बाजार में मांग नहीं और आपूर्ति ज्यादा है। ऐसी स्थिति में ओमान को नॉन ऑयल रेवेन्यू की जरूरत है। आईएमएफ ने तमाम अर्थव्यवस्थाओं को, खाड़ी की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को नॉन ऑयल रेवेन्यू की तरफ बढ़ने की सिफारिश की है, और इसलिए ओमान का जो विजन 2040 है, उस हिसाब से वो अपने टोटल कमाई में से 18% हिस्सा नॉन ऑयल रेवेन्यू से लाने की कोशिश करेगा। और इस वजह से ये इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि खाड़ी देशों की परंपरा के रवायत से बिल्कुल अलग किया हुआ कदम है। 2020 में ओमान ने अपना कर्ज घटाने का कार्यक्रम भी शुरू किया था, आईएमएफ इनको कही चुका है। और इसलिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि ओमान 2025 से बड़ी कंपनियों पर 15% का न्यूनतम टैक्स भी लगाने जा रहा है, जिसका फैसला ओईसीडी और G20 देशों ने किया था। तो इस जंग के बाहर कच्चे तेल की दुनिया में तेजी नहीं है। जंग खत्म होते ही कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी, और उसका असर पूरी ऑयल इकोनॉमीज पर, पूरी ओपेक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। ओमान उसकी तैयारी कर रहा है, और इसलिए ओमान ने अपने यहाँ इनकम टैक्स लगाया है। लेकिन फिर भी जो प्रवासी हैं उनके लिए ये ओमान की अर्थव्यवस्था आकर्षक बनी रहेगी। जी
चलिए अब देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ डेवलपमेंट निकल करके आता है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें, बड़ी खबरें और दुनिया भर में हलचल मचाने वाली खबरों का विश्लेषण करने के लिए। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट रहेंगे सर, आपके साथ सुबह उंगलियों पे दुनिया पे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा, क्योंकि पता नहीं रात भर में क्या कुछ डेवलपमेंट नए निकल करके आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत तो चलिए फिलहाल के लिए आज के इस खास कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए, हर अपडेट, हर जानकारी, हर विश्लेषण आपको यहीं पर मिलेगा। तो आप बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।